जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में पूरे इन्हिमाक के साथ मशगूल होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि सभी हज़रात पूरी तवज्जो दें इसकी तरफ। NIOS का हम इंग्लिश का सिलेबस कवर करते हैं इस पीरियड में, और NIOS का जो सिलेबस है इंग्लिश वाला, वैसे तो दूसरे भी, क्योंकि हम इसमें इंग्लिश का करते हैं इसलिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। सिलेबस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है TMA के नाम से और एक होता है पब्लिक एग्जामिनेशन के नाम से। TMA में 40% आता है सिलेबस का, यानी 40% TMA का हिस्सा होता है सिलेबस, और 60% पब्लिक एग्जामिनेशन यानी अवामी इम्तिहान का होता है, ठीक है जी। तो उसी की तफसील आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को NIOS में एक कोड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक कोड दिया जाता है। इंग्लिश के सिलेबस का जो कोड है वो है 202। 202 जीरो को O भी बोला जाता है, ठीक है। जो ABCD में O आता है ना, LMNOPQ, तो जीरो को O भी बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश 202 या इंग्लिश 202। और जो 12th का इसका सिलेबस है उसको बोलते हैं इंग्लिश 302। ये कोड है, तो ये कोड भी आप याद रखें। NIOS का 10th का जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसका कोड है 202, और 12th का जो सिलेबस है NIOS का, उसका कोड है 302। ये जो आप देख रहे हैं बाइफरकेशन लफ्ज देख रहे हैं, बाइफरकेशन का मतलब, बाइफरकेट का मतलब होता है दो हिस्सों में तकसीम करना, ठीक है। तो एक हिस्सा इसका ये है TMA, ट्यूटर मार्क्ड असेसमेंट, और दूसरा हिस्सा वो है पब्लिक एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर, जो असबाक TMA में आएंगे वो असबाक पब्लिक एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक बात, बुनियादी बात क्लियर कर लें आप लोग। क्या? जो असबाक, जो चैप्टर्स TMA में आएंगे वो असबाक पब्लिक एग्जामिनेशन में, यानी जब आपका पेपर देने जाएंगे उसमें नहीं आएंगे। TMA में क्या करना है, आपको एक फाइल बनानी है खूबसूरत सी। उस फाइल में आपको सवाल और जवाब जो है वो लिखने हैं, और सवाल जवाब लिखकर उसको पोस्ट कर देना है या स्टडी सेंटर पहुंचाना है, ठीक है। ये आपका काम होता है इसमें। TMA होता है 20 मार्क्स का, ये TMA होता है 20 मार्क्स का। बाकी के जो मार्क्स होते हैं वो इसमें मिलते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, जब आप वहां पर इम्तिहान देने जाएंगे उसमें। ओके पीपल, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। असली TMA आपका ये है, यानी जो NIOS की तरफ से, जो बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। अगर आप इसको गूगल पर या NIOS की वेबसाइट पर जाके सर्च करेंगे इंग्लिश 202 TMA 2024, तो आपको ये फाइल NIOS की वेबसाइट पर और दूसरे रिसोर्सेज से भी, थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये NIOS की तरफ से आया हुआ है। इसमें देखें, ये लिखा हुआ सब कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, लिखा हुआ ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स हैं टोटल। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तमाम सवालात लाजमी हैं। द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द सेक्शन, बिसाइड द क्वेश्चन। मार्क्स बोलते हैं नंबरात को,
जो नंबरात मुख्तस किए गए हैं हर सवाल के लिए वो सवाल के बराबर में दिए गए हैं। हर सवाल के लिए मुख्तस नंबरात सवाल के आगे दिए गए हैं। अगर कोई एक नंबर का सवाल है तो आगे ब्रैकेट में या एक लिखा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर ये वाला सवाल है तो ये 2 नंबर का सवाल है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला सवाल है, ये 2 नंबर का है, लिखा हुआ है। ये 2 नंबर का है, लिखा हुआ है। ये 4 नंबर का है, सवाल नंबर 4 जो है वो 4 नंबर का है, तो 4 नंबर वहां पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये सेशन लिखा हुआ है 2023 2024 इंग्लिश 202 फुटनोट में, ठीक है। ये 4 नंबर का है और ये 6 नंबर का है, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको स्पेसिफाई किया गया है। बस ये 2 ही सफ़े हैं। जी, मैं यहाँ था कि हर सवाल के आगे कितने नंबर का सवाल है ये आगे लिखा हुआ होता है। मदरसों में भी जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि जितने सवाल हैं और सवाल के आखिर में वो सवाल जितने नंबर का है वो नंबर वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। न सिर्फ ये कि नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, बल्कि मदरसे में जो पेपर बनता है उसमें जितनी जुज़ियात दी जाती हैं हर जुज़ियात के नंबर भी वहाँ पर मुख्तस किए जाने चाहिए, ठीक है। मदरसे में आसानी के लिए असातिज़ा क्या करते हैं, फला चीज़ की तारीफ़ लिखिए और उसकी अक़साम बताइए, 10 नंबर छुट्टी, ठीक है। पर्चे को बहुत अच्छे से नहीं बनाते, ये सुस्ती है और काहिली है। इस पर मदरसे के असातिज़ा को, और जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। सवालात के नंबरात और सवालात की जुज़ियात को उसके नंबरात के हिसाब से बांटना चाहिए और बिल्कुल वाज़ेह करना चाहिए उसको, ताकि तलबा को, मान लीजिए अगर किसी वजह से सवाल छोड़ने की नौबत आती है, मान लीजिए वक्त कम है, सवाल छोड़ने की नौबत आती है, तो तलबा उस सवाल को छोड़ें जिसके नंबरात कम हैं और उसको प्रायोरिटी दें जिसके नंबरात ज़्यादा हैं। उसको ऐसे सवाल जिसके नंबरात ज़्यादा हैं उसको तरजीह दें। ये टेक्निकल तरीक़ा है और ये चीज़ें बाकायदा सिखाई जाती हैं, कराई जाती हैं, और ये तालीमी तरबियत और ट्रेनिंग का एक हिस्सा होती है। चलिए, एक बात ये हो गई, क्वेश्चन किस तरीके से आप समझने हैं वो देख लीजिएगा। दूसरी बात, राइट योर नेम, इनरोलमेंट नंबर, AI नेम एंड सब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। कोई फर्स्ट पेज हो तो दिखा दीजिएगा, TMA की कोई फर्स्ट पेज हो, टाइटल पेज कोई। जी, मिसाल के तौर पर ये एक टाइटल पेज है, आप ऐसा जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ये टाइटल पेज मिल जाता है या अपना बनाना पड़ता? खुद भी बना सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, इस तरीके का आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बस इस बात का ख्याल रखना है, ये डिज़ाइन विज़ाइन तो एक इजाफी चीज़ है, ये आप कर लें, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो बस ख्याल आपको इस बात का रखना है, नाम वाज़ेह लफ्ज़ों में, सही स्पेलिंग के साथ, कैप्स में, ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, यानी बड़े हरूफ में। यानी अगर आपको बशीर लिखना है तो ऐसे ना लिखें कि पढ़ने वाला भी डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़े उसको दिखाने के लिए कि क्या लिख दिया, ठीक है। बल्कि आप लिखेंगे BASHER, ऐसे कैपिटल लेटर में लिखें, ताकि एक निगाह में ही जो है जो भी आपका असेसर है, जांचने वाला है, वो उसको एक नज़र देखते ही समझ जाए क्या लिखा हुआ है। इनरोलमेंट नंबर साफ साफ लिखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर गलत होगा सारी मेहनत पे पानी चला जाएगा। फादर्स नेम कैपिटल लेटर में, सब्जेक्ट नेम विद कोड, इसीलिए मैं कोड आपको समझा रहा था, सब्जेक्ट नेम अपना कोड के साथ लिखेंगे, क्लास कौन सी है वो लिखेंगे, मीडियम उर्दू, एड्रेस ये इजाफी है लेकिन ये भी लिख दें, सेशन लिख दें, हाँ यहाँ पर 23-24 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी आपका सेशन 23-24 चल रहा है तो वो लिखेंगे 23-24, सिग्नेचर वगैरह करते हैं। AI नेम अभी मेरे ख्याल से वो अभी नहीं मिला होगा,
आई कार्ड पर आपके कहाँ चला गया, आई कार्ड पर आपको एक AI नेम भी मिलेगा, ठीक है, वो भी आप उस पर लिखेंगे। तो ये तमाम बातें हो गई हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, हर सवाल में, जैसे ये सवाल नंबर 1 है, हर सवाल के अंदर 2 जुजियात दी गई हैं। पहली जुजी ये है A और दूसरी जुजी है B। हर सवाल में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप इन 2 जुजियात में से किसी एक जुजी को अटेम्प्ट करें, 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को ही करें। हर सवाल में आपको ये इख्तियार दिया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ भी है, आंसर, जवाब दीजिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुंदरज झैल सवालात में से किसी एक का, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुंदरज झैल सवालात में, ये झैल में दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब लिखें, जवाब दीजिए। और इसमें वर्ड की, अल्फाज की भी तहदीद और तायीन होती है। अक्सर सवालात में अल्फाज की भी तहदीद और तायीन होती है, मदरसे में भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या होती है अल्फाज की तहदीद और तायीन? मिसाल के तौर पर आपसे कहा गया है 40 से 60 अल्फाज के अंदर ही लिखें, 40 से 60 अल्फाज के अंदर ही लिखें। 40 से कम होंगे तो भी नंबर कटेंगे, 60 से ज्यादा होंगे तो भी नंबर कटने के चांसेस, ठीक है। 40 से 60 लफ्जों के अंदर ही आपको अपनी बात पूरी करनी है। 40 से 60 लफ्ज का मतलब है कि 2 से 3-4 सेंटेंस में आपको अपनी बात पूरी करनी है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब ये आपने सवाल समझा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 से 60 अल्फाज के अंदर मुंदरज झैल सवालात में से किसी एक का जवाब तहरीर फरमाइए, जवाब कलमबंद कीजिए, ठीक है जी। ऐसे करके हर, अब मिसाल के तौर पर A और B है, तो इसमें से या तो आप A लिखेंगे या B लिखेंगे। जब आप A या B लिखेंगे तो उसके लिखने का तरीका ये होगा, मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1। यहां पर मैंने क्या लिखा, जवाब देते हुए लिखा सबसे पहले 1। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने सवाल उतारा, ठीक है जी, सवाल उतार दिया मैंने। अब उसके बाद आप A का जवाब दे रहे हैं, 2 जुजियात है ना, एक A है और एक B है। A का जवाब दे रहे हैं या B का जवाब दे रहे हैं? अगर आप A का जवाब दे रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको लिखें A, और फिर जो सवाल है वो पूरा सवाल लिखें। फिर उसके बाद यहां पर इस तरीके से लिख दें आंसर, ANS, या पूरा लफ्ज आंसर लिख सकते हैं या सिर्फ A भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो जिस नंबर का सवाल लिख रहे हैं उस नंबर को यहां पर लिखें। जैसे सवाल नंबर 1 लिख रहे हैं आप, तो आप 1 लिखें यहां पर, सवाल नंबर 1 को उतारें। फिर सवाल नंबर 1 में जो 2 जुजियात हैं, उन 2 जुजियात में से जिस जुजी का जवाब दे रहे हैं उस जुजी को आप यहां पर लिखें। A है तो A लिखें, B है तो B लिखें, उसको उतारें, फिर जवाब आप लिखेंगे, ठीक है। यही पैटर्न आपको हर उस पर फॉलो करना है। क्या पैटर्न फॉलो करना है? सवाल लिखेंगे, सवाल के साथ जो जुजी है, A है या B है, 1 है या 2 है, वो लिखेंगे, पूरा सवाल उतारेंगे। फिर आंसर लिखने से पहले A या आंसर या ANS लिखेंगे, फिर उसके बाद जवाब शुरू करें, ठीक है। और अगर B का आप जवाब दे रहे हैं, मान लीजिए A का नहीं दे रहे हैं, B का दे रहे हैं, तो ब्रैकेट में इस तरीके से B लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उसका जवाब लिखेंगे। अच्छा जी, यही सिलसिला जो है आपका पूरे उसमें फॉलो होता रहेगा। सवालात के जवाब में ये फाइल आपको भेज दी जाएगी, इसमें तमाम सवालों के जवाब होंगे, आप जो भी पसंद करेंगे वो लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा तहकीक करना चाहें, गौर व फिक्र का मादा हो, वक्त है आपके पास, तो आप उन जवाबों को किताब में से ढूंढ कर भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर लेसन पर हर सवाल के आखिर में लिखा हुआ है लेसन नंबर। हर सवाल के आखिर में क्या लिखा हुआ है?
लेसन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उस लेसन में यहां पर लिखा हुआ सी लेसन 2, यानी लेसन नंबर 2 देखें इस सवाल के लिए। तो आप लेसन नंबर 2 में जाएंगे, वहां पर आप पढ़ लें, उसको समझ लें और अपने हिसाब से जो उसका जवाब का हिस्सा बनता है वो जवाब दें। इसमें 2 तरीके के जवाब होते हैं। एक जवाब तो वो होता है जो आपको किताब में से लिखना होता है, यानी वो चीजें किताब में मौजूद हैं, आपको उसमें से लिखना है। और एक जवाब वो होता है जिसमें आपको किताब की समझ के साथ साथ अपनी तरफ से भी उसमें कुछ चीजें मिलाकर या उस जवाब को मुतव्वल या तवील करना होता है, लंबा करना होता है, तो वो भी है। तो जो किताब वाले हैं आप उनको किताब में से देख कर लिख लें, और जो वैसे हैं उसमें अगर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं तो अपनी तरफ से लिखें, बेशक आपका इस्तक़बाल है। लेकिन अगर आप किताब में से नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको जवाब यहाँ पर फराहम किए जा रहे हैं, आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको अब इसके जवाबात जो हैं उसकी तरतीब समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ से जवाब शुरू हुआ आपका, तो आपने लिखा नंबर 1, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है, आपका सवाल नंबर 1 हो गया। ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर आखिर में लिखा होता है। उसमें से आपने ए या बी में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए आपने ए सिलेक्ट कर लिया, तो आप ए का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उतार दें, और अगर नहीं भी उतारते हैं आप क्वेश्चन, सिर्फ जवाब लिखते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी उतारते हैं, ठीक है, और सिर्फ जवाब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो वो भी ठीक है। अब यहां पर है, मान लीजिए इट इज एप्टली सेड वर्क इज वर्शिप। इन द लाइट ऑफ द स्टोरी describe how the squirrel's small yet significant act of labor of carrying small pebbles is a reflection of his devotion to Lord Rama. It is aptly said, बजा तौर पर कहा गया है, work is worship, ये काम इबादत है। In the light of the story, इस कहानी की रोशनी में, describe बयान कीजिए, How the squirrel's small yet significant act of labor, कि किस तरीके से गिलहरी का छोटा ताहम अहम काम, अहम मेहनत का काम, एक्ट ऑफ लेबर मेहनत का काम, ऑफ कैरिंग स्मॉल पेबल्स छोटी छोटी कंकरियों को उठाकर लेकर जाने का, किस तरीके से छोटी छोटी कंकरियों को उठाकर ले जाने का छोटा ताहम अहम काम इज अ रिफ्लेक्शन, ये अक्कासी कर रहा है, ऑफ हिज डिवोशन, उसकी लगन की टू लॉर्ड रामा, लॉर्ड राम के तहत। ठीक है जी, ये एक सवाल हो गया, उसका सवाल का जवाब यहां पर लिखा हुआ है। Though tiny the squirrel's pebble carrying embodies immense devotion, he tirelessly works unfazed by mockery, driven by love for Rama, showing that even small acts done with a pure heart hold great value. दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको ए नहीं लिखना है, जवाब में आपको बी लिखना है, तो आप बी लिखेंगे, उसके बाद सवाल उतार दें। सवाल नहीं उतारते हैं तो सिर्फ जवाब लिख दीजिए, बी लिखेंगे, फिर बी के बाद आप आंसर लिखेंगे। सवाल क्या है बी वाला, डिस्क्राइब बयान कीजिए एपीजे अब्दुल कलाम थर्ड विजन फॉर इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हिंदुस्तान के तई तीसरे विजन को। ठीक है, विजन बोलते हैं कोई सोच, ठीक है, कोई रोशन सोच, कोई रोशन ख्याल, कोई ऐसा ख्याल जो क्या कहते हैं तरक्की वगैरह के लिए देखा गया हो। एंड हाउ एज अ नेशन, और किस तरीके से हम बतौर मुल्क, वी कैन बी अ ग्लोबल स्ट्रेंथ टू रेकन विद, किस तरीके से हम एक आलमी ताकत बन सकती हैं जिसको एतबार में लिया जाए, जिसको माना जाए, जिसकी अहमियत को लोग समझें। उनका तीसरा विजन क्या था जिसके तई जो है लोग हिंदुस्तान की बतौर कौम
क्या कहते हैं अहमियत देने लगे लोग, उसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप सवाल उतार सकते हैं, नहीं उतारें तो सिर्फ जवाब आप लिखना शुरू कर देते हैं। नंबर 1 ब्रैकेट में आप बी लिखें, फिर आंसर लिखें और उसके बाद जवाब उतार दें। APJ Abdul Kalam's third vision for India emphasizes the need for the nation to assert itself on the global stage. He believes that India must stand up to the world, being strong not only militarily but also economically. According to Kalam, strength commands respect, and for India to be respected globally, it must develop both as a military and economic power simultaneously. ठीक है जी। जवाब का मतलब मैं अगर समझाऊंगा हर एक सवाल का तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बस आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। नंबर 2, अब सवाल नंबर 1 खत्म हो गया, 2 नंबर का सवाल नंबर 2 शुरू होता है। इसमें सवाल नंबर 2 में मांगा गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। अगर आपको सवाल उतार कर जवाब लिखना है तो जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है आप उसी तरीके से लिख लीजिए, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सवाल नहीं उतारना है, वक्त कम है, सवाल नहीं उतारना है, तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपको सवाल नहीं उतारना है और क्वेश्चन नंबर 1 का आपको जवाब देना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 ब्रैकेट में बी, ये लिख दिया आपने, ब्रैकेट में आपने बी लिख दिया। अब आप उसका लिख दें यहां पर, ठीक है, उसका लिख दें यहां पर ए यानी कि आंसर, ठीक है। आपने क्वेश्चन नहीं उतारा लेकिन आपने क्वेश्चन की तायीन कर दी कि कौन सा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है वो बी है और आंसर उसका ये है। तो यहां से आप अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। इस तरीके से आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। खत्म हो गया। अब मान लीजिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, आपने लिखा क्वेश्चन 2, इसमें आप जो है ए को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने लिखा ए, फिर उसके बाद आप यहां से आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। अगर आप क्या कहते हैं सवाल नहीं उतार रहे हैं तो आपको ये तायीन करना जरूरी है। ये तायीन अगर आप कर देंगे, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, सवाल को, हर सवाल को हाइलाइटर की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं, रंग बदल कर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जवाब आप नीले रंग से लिख रहे हैं तो सवाल आप काले रंग से लिख दीजिए। रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेड पेन का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ग्रीन पेन का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। हेडिंग डालने के लिए आप कर लीजिए ब्लू का, तो आप ब्लैक से आंसर लिखिए। हेडिंग डालने के लिए अगर ब्लैक से कर रहे हैं तो ब्लू में आंसर लिखिए। कोई भी जो है रेड पेन या ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा। और दूसरी बात, कोई भी जेल पेन इस्तेमाल नहीं करेगा, वो पेन जिसमें रोशनाई जो है ना वो क्या कहते हैं गीली गीली रहती है लिखने के बाद, जेल पेन का इस्तेमाल कोई ना करे, ठीक है। सेलो पेन का इस्तेमाल करें। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई हादसा होता है, कोई भी एक्सीडेंट है, मान लीजिए आपकी आंसर शीट जा रही है, किसी वजह से पानी का कतरा चला गया उसमें, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, बारिश भी हो रही है आजकल, तो अगर पानी का कतरा चला गया उसमें तो आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो वाले पेन, जैसे निब का पेन है, आप तहरीर बनाने के लिए निब के पेन से लिख दें, या ऐसा पेन जिसमें रोशनाई फेंकती है, जिसको जेल पेन हम लोग आमतौर पर बोलते हैं, ठीक है, उस पेन का इस्तेमाल ना करें। सेलो पेन का इस्तेमाल करें जिसकी रोशनाई खुश्क रहती है और क्या कहते हैं फैलती नहीं है। रेड पेन का और ग्रीन पेन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाल अगर लिखना है और लिखकर जवाब देना है तो उस तरीके से, जिस तरीके से आपको फाइल भेजी जा रही है उस तरीके से आप लिखें। सवाल अगर उतारना नहीं चाहते हैं, सिर्फ जवाब उतारना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको यह काम करना पड़ेगा। आप ऐसे हाईलाइट करेंगे क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन 1 का कौन से पार्ट का जवाब दे रहे हैं, ए का दे रहे हैं या बी का दे रहे हैं, ब्रैकेट में वहां पर लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए का मतलब आंसर, या अगर आप चाहें तो इसको ANS भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट कर देंगे क्वेश्चन को, आंसर को, जहां से आप आंसर देना शुरू कर रहे हैं। जैसे पेज का सफा मान लीजिए यहां से है, ठीक है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा इधर लिख सकते हैं, जो मार्जिन होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो मार्जिन होता है, उस मार्जिन पर आप इसको लिख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। ये मार्जिन है, मार्जिन इधर भी जरूर छोड़ें, इधर भी जरूर छोड़ें, दोनों तरफ जो मार्जिन होते हैं इधर और इधर, उसको जरूर छोड़ें। ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो है बॉर्डर लाइन तक पहुंचा दिया आखिर में लिखते लिखते। जो मार्जिन का निशान बना हुआ आता है, नोटबुक वो वाली लें या उसकी शीट जो लें दुकान से वो वाली लें जिसमें मार्जिन होते हैं पहले से बने हुए, ठीक है। पेंसिल से कभी आप मार्जिन बनाने लगे उसकी जरूरत नहीं, इसमें पहले से मार्जिन बने हुए होते हैं, उसका इस्तेमाल करें और मार्जिन तक ही लिखें, ठीक है। ये चंद छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखें और एक दो बार प्रैक्टिस करके एक दो जवाब देख लें। अगर लाइन छोड़कर जवाब अच्छा लिखा जा रहा है तो लाइन छोड़कर लिख लें, कोई मजायका नहीं है, ठीक है। और अगर लाइन छोड़े बगैर अच्छा लिखा जा रहा है, तहरीर अच्छी बन रही है, तो लाइन छोड़े बगैर लिख लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक दो जवाब जो है लिख कर प्रैक्टिस कर लें कि किस तरीके से अच्छा लिखा जा रहा है, लाइन छोड़कर या लाइन छोड़े बगैर। आमतौर पर लाइन छोड़कर लिखने से यह होता है कि अल्फाज जो है वो ज्यादा समझ में आते हैं चेक करने वाले को भी। आप देख लें, जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए है, आपने सवाल उतार दिया, मान लीजिए रिसाइकलिंग रबिश नॉट ओनली हेल्प्स सेव मनी इट ऑल्सो हेल्प्स द एनवायरमेंट। कूड़े कचरे को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना, रिसाइकल करना, कूड़े कचरे को दोबारा से रिसाइकल करना, काबिल इस्तेमाल बनाना, नॉट ओनली हेल्प्स सेव मनी, न सिर्फ ये कि पैसे को सेव करने में इससे मदद होती है, इट ऑल्सो हेल्प्स द एनवायरमेंट, बल्कि इससे माहौल पर जो असर पड़ता है उसमें भी मदद होती है, इससे माहौल पर भी, माहौल की भी मदद होती है। इन व्यू ऑफ दिस, इस नुक्ते नज़र से, इस नज़रिए से, इस बात को मलहूज रखकर मेंशन, जिक्र कीजिए 4 एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के 4 फायदों को। इस नुक्ते नज़र से रिसाइकलिंग के 4 नुक्ते नज़र को, 4 फवाइद को आप बयान कीजिए टू जस्टिफाई योर आंसर, अपने जवाब का जवाज फराहम करने के लिए, अपने जवाब को सही ठहराने के लिए, ठीक है। तो रिसाइकलिंग के बारे में यहां पर जो है क्वेश्चन, बल्कि एक पूरा चैप्टर है, उसमें क्या कहते हैं अच्छे से इसमें समझाया गया है। और रिसाइकलिंग आप जानते हैं वैसे क्या होता है? जानते हैं जी? एक सवाल छोड़ के लिखना है या दोनों तरफ लिखना है? एक सवाल छोड़कर, सफा छोड़कर, आपके पास शीट्स की बहुतात है तो आप लिख दीजिए, बगैर सफा छोड़कर भी लिख दीजिए। और अगर आप नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिखिए, बगैर सफा छोड़े लिखें, क्या जरूरत है, सफा छोड़कर कौन लिखता है? सर जी, एक सफा में एक ही सवाल लिख सकते हैं या 2 सवाल अगर हो? आप आगे पीछे पूछ रहे हैं, जैसे फ्रंट पर, सफे के फ्रंट पर और बैक पर, दोनों तरफ आप लिखना चाह रहे हैं, दोनों तरफ लिखिए, उसमें क्या हर्ज है? एक तरफ लिखेंगे तो कोई नंबर ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हुआ कि आप जी जी लिख रहे थे, पहला ही सवाल लिख रहे हैं, यहाँ पे आगे खत्म हो गया, कुछ लिखने का बाकी है। अच्छा, तो सफे में लिख सकते हैं ना उसको? अगले सफे पे लिखिए उसको, कोई हर्ज नहीं। ठीक सर, अगले सफे पर लिखें, कोई हर्ज नहीं। अगर सवाल लिखते हुए जवाब बाकी रह गया तो ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर देंगे, आप उसको अगले सफे पर लिखें और सफा नंबर भी डालते रहें उस पर, उस पर सफा नंबर भी डालते रहें। ऊपर पेज नंबर, बल्कि शीट्स जो आती है उस पर लिखा रहता है बाकायदा पेज नंबर, तो आप पेज नंबर डालते रहें, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डालते रहें।
रहा ये सवाल के क्या सफ़े के पीछे लिख सकते हैं, जैसे फ्रंट पर आपने लिख लिया, उसके बैक पर लिख सकते हैं या नहीं। अगर देख लें निशानात कम पड़ रहे हों, कभी बाज लोग ऐसा लिखते हैं, इतना दबा कर लिखते हैं कि उसके निशानात दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा वाजे हो जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ना लिखें, ठीक है, वरना आप लिख लें, आपकी मर्जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत जी, फरमाइए। ब्लू पेन से लिख सकते हैं एग्जाम? ब्लू पेन या ब्लैक पेन, रेड और ग्रीन का इस्तेमाल ना करें। कहीं कहीं आपको हाईलाइट करना है तो हाइलाइटर की मदद से आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपने लिखा, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं हाइलाइटर की मदद से, तो हाईलाइट कर सकते हैं क्वेश्चंस को सिर्फ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। जैसे आपने क्वेश्चन 1 को हाईलाइट कर दिया, क्वेश्चन 2 को इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, लेकिन आप रेड पेन का ग्रीन पेन का इस्तेमाल ना करें। हाइलाइटर आते हैं ना, हाइलाइटर, उसकी मदद से इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देख लें बहुत ज्यादा बेढंगा ना लगे। चलें, रिसाइकलिंग वगैरह ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप उसमें पढ़ सकते हैं और इसके बारे में मजीद सीख सकते हैं। आमतौर पर प्लास्टिक वगैरह होती है, कचरा वगैरह होता है, तो पुराने कचरे को ही लेकर जाते हैं और ले जाकर फिर उसको जो मशीनी प्रोसेस होता है उससे गुजार कर उसको दोबारा से इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। इसी प्रोसेस को इंग्लिश में बोलते हैं रिसाइकलिंग करना। क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग करना, ठीक है। इसके बाकायदा सिंबल भी होते हैं जो बोतलों वगैरह पर लगे हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ए का आंसर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 बी का आंसर ये हो गया, लिखा हुआ है। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 40, इसका भी 40 से 60 लफ्जों में जवाब देना है। ये क्वेश्चन हो गया, ये उसका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इनमें से ए या बी जहां भी होगा, ए या बी जहां भी होगा, सब में ए या बी है, तो या तो ए का जवाब दें या बी का जवाब दें। अगर दोनों जवाब दे दिया आपने तो ऐसा नहीं कि आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। कभी आप ये सोच रहे हो कि 20 नंबर का टीएमए है, मैं ए भी लिख देता हूं जवाब में, बी भी लिख देता हूं, 40 नंबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो सिर्फ एक ही लिखें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 100 से 150 अल्फाज में लिखना है, 100 to 150 वर्ड्स, और इसके मार्क्स भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर सवाल आप उतार दें, नहीं उतारना तो आप सिर्फ ए है या बी है वो हाईलाइट कर दें और फिर उसके बाद आंसर जो है लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए का सवाल ये हो गया और ए का जवाब ये हो गया यहाँ तक। बी सवाल ये हो गया, ये भी सवाल का पार्ट है और इसका आंसर हो गया ये, यहाँ से वहां तक इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 100 से 150 अल्फाज में लिखना है। ए, ये क्वेश्चन हो गया इतना, और यहां से लेकर यहां तक ये आंसर हो गया, ठीक है जी। बी क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया यहां तक। 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो 500 वर्ड्स में होता है, 6 नंबर का सवाल होता है, ठीक है। 500 अल्फाज में लिखना होता है, सबसे लंबा यही सवाल होता है और 6 नंबर होते हैं इसके। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इतना और आपका आंसर जो है वो 500 अल्फाज का होगा। यहां पर ये सवाल खत्म हुआ। फिर बी, ये क्वेश्चन है, ये भी बल्कि क्वेश्चन के ही कुछ हिंट्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को जिक्र करते हुए आपको अपना जवाब फॉर्मुलेट करना है। तो यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है, ये कंटिन्यू रहेगा, यहाँ से कुछ पॉइंट्स जिक्र कर रहे हैं, कंटिन्यू रहेगा और ये ख़त्म होगा बिल्कुल आखिर में जाकर।
ठीक है, तो इतना वक्त तो नहीं है हमारे पास कि ये तमाम चीज़ें हम सवाल और जवाब दोनों चीज़ों को समझें, और अगर ऐसा करेंगे तो इसमें 2-3 जुमेरात तो इसी में चली जाएंगी। तो आप जो है बस ये फाइल आपको भेज दी जाएगी, आप इसको सामने रखते हुए जवाब अपने लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत रद्द बदल करना चाहें तो वो भी कर सकते। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं हम, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले।